क्लॉज 7 आपको बता रहा हूं मैं आगे डाल लेना। क्लॉज 7 if PCS shall be deemed to be guilty, if PCS shall be deemed to be guilty, if PCS shall be deemed to be guilty, if PCS shall be deemed to be guilty of professional misconduct, if he advertise his professional attainment, if he advertise his professional attainment, attainment, if he advertise his professional attainment or services, or use any designation, DESIGN, designation, use any designation or expression, other than company secretary, on professional documents, visiting card, professional document, visiting cards, letterhead, or signboard, unless it be a degree, unless it be a degree of university, or a title, indicating membership, of the ICSI, or any other institution, recognized by central government. नीचे फिर इसका एक एक्सेप्शन लिखना है, एक्सेप्शन a member in practice may advertise, ऊपर एडिंग एक्सेप्शन बना लिया ना। A member in practice may advertise through a write-up, write-up, WRITE, write-up, through a write-up, WRITEUP, write-up, setting out the services,
provided by him setting out the services provided by him or his firm setting out services provided by him or his firm and particulars of his firm subject to such guideline issued by council देखिए ये क्लॉज नंबर आ रहा है 7, कुछ 6 के तरह की सी बात कर रहा है लेकिन अलग वे में। 6 कल कहता था विज्ञापन मत करो, कौन से तरीके से मत करो कल याद हो तो? एडवर्टाइजमेंट, सर्कुलर, पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरव्यू, उन 4 की बात कहता था। आज वाला क्लॉज क्या कहता है? क्लॉज 7। इन दोनों में मामूली फर्क है, इसलिए वो फर्क भी ध्यान होना चाहिए। कई बार हम 6 में 7 लगा देते हैं, 7 में 6। ये कह रहा है कि कंपनी सेक्रेटरी शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। शुरू में तो लाइन वो आती है कि मिसकंडक्ट के हम दोषी हैं। ईटी एडवर्टाइज, अगर हम एडवर्टाइज कर रहे हैं हिज प्रोफेशनल अटेनमेंट और सर्विसेज, अगर हम हमारी सर्विस के बारे में बखान कर रहे हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज के बारे में या अटेनमेंट के बारे में, हमारी उपलब्धियों के बारे में बखान कर रहे हैं, कहाँ पे वो एडवर्टाइज वगैरह वो नहीं आएगा। आज तरीका दूसरा आएगा, कल भी आया था सर्विस का बखान नहीं कर सकते, लेकिन कल किसके जरिए से नहीं कर सकते थे? वो कम्युनिकेशन, सर्कुलर, व्हाट्सएप ग्रुप में, ये वो बताए थे ना कल तरीके। आज तरीका दूसरा आ रहा है। आज आ रहा है कि आप कैसे बखान नहीं कर सकते या कैसे इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। A company secretary in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he advertise his professional attainment or services। अगर मैं मेरी सर्विसेज के बारे में बखान कर रहा हूँ कि मैं इतना पुराना सीएस हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने इतना काम कर दिए, ये कर दिए, या मेरी सर्विसेज के बारे में कर रहा हूँ कि मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, मेरे बैठने की ऐसी सुविधा है, मेरे ऑफिस में ये चीज है, मेरी यहाँ पे ब्रांच है, मेरे पार्टनर ये है, मैंने इतने लोगों को ट्रेनिंग दे दी, मैंने ये कर दिया, तो वो अगर मैं बखान कर रहा हूँ और यूज एनी डेजिग्नेशन, या मैं ऐसा कोई पद काम में ले रहा हूँ, यूज एनी डेजिग्नेशन, ऐसा कोई डेजिग्नेशन क्या होता है? जैसे नाम के नीचे, नाम के पहले लिखा जाता है, कोई नाम के पहले, तो वो ऐसा मैं कोई डेजिग्नेशन काम में ले रहा हूँ या एक्सप्रेशन काम में ले रहा हूँ अदर देन सीएस, सीएस के अलावा मैं और कोई काम में ले रहा हूँ, वही कल वाली सी बात आ गई। सीएस के अलावा मैं लिख रहा हूँ टैक्स गुरु, कंपनी लो गुरु, इसका एक्सपर्ट, उसका स्पेशलिस्ट, उसका ये, उसका वो। लोग दिखावा तो करते हैं ना आजकल, तो अलग अलग शब्द काम में लेते हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा ऐसे भड़काऊ लगे, कि आपको लगे कि कंपनी लोग का एक्सपर्ट, इसका लो सब कंपनी लोग बहुत बड़े एक्सपर्ट होंगे। अरे सीएस हो तो एक्सपर्ट तो हुई ना, कल ही आपको बताया था, उसमें अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसा कोई डेजिग्नेशन या ऐसा कोई एक्सप्रेशन काम में लिया जा रहा है अदर देन सीएस, किसके अलावा? सीएस के अलावा। कहाँ पे? आज मैटर इस चीज का अलग आ रहा है, विज्ञापन ही हो रहा है आज भी, लेकिन तरीका अलग है कल वाले से। किस पे? ऑन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? जैसे सीएस हमारा क्या होता है? लेटरेड होता है बाकायदा, जिसपे बहुत सारी चीजों के बारे में हम रिपोर्ट बनाते हैं। वो किस पे बनाते हैं? लेटरेड पे। जैसे ऑडिट रिपोर्ट बन रही है तो लेटरेड पे बनेगी सीए की, सीएस की भी सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट वो भी उस पे बनेगी। कोई चीज का हम सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, कोई चीज का वैल्यूएशन कर रहे हैं, कोई चीज का ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, हम हमारे लेटरहेड पे करते हैं। तो वो लेटरहेड पे नाम आ गया मेरा, ठीक है, नाम के अलावा फर्म का एड्रेस आ गया, वो भी ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह आ गया, वो भी ठीक है, और कुछ भी नहीं लिखना। समझ रहे हो? एक तो कोचिंग का लेटरहेड हो तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ ना उस पे, चाहे जैसे कि मेरे इंस्टीट्यूट में ये इतनी रैंक आ गई, ये यहाँ पे इसकी रैंक आ गई, इसने ऐसे कर लिया, इसने वैसे कर लिया, है ना। लेकिन किस पे नहीं लिख सकते? उस लेटरहेड पे कुछ भी नहीं लिख सकते। आप लेटरहेड देखोगे मेरा, कहोगे सर आपका इसमें ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि आप कितने क्या काम कर चुके हैं, कहाँ काम कर रहे हो, या किसकी फर्म का काम है, आपके और पार्टनर कौन है, नहीं लिखना फालतू में। वहां पे कुछ भी नहीं लिख सकते, एकदम सिंपल रहेगा। एक तो सीएस का लोगो लगा हुआ रहेगा ऊपर, जानते होंगे आप लोगों, और दूसरी साइड में क्या रहेगा? मेरा नाम, और उसके नीचे क्या रहेगा? एड्रेस, बस। तो वो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट पे नहीं लगा सकते कुछ भी। वहां पे नाम के पहले भी क्या लिखा रहेगा? सिर्फ सीएस और कुछ नहीं, या नाम के नीचे मैं क्या लिखूंगा? पीसीएस, बस। विजिटिंग कार्ड, ये तो जानते होंगे आप लोग, तो विजिटिंग कार्ड पे हम लोग सीएस के विजिटिंग कार्ड पे सिर्फ और सिर्फ अभी जो बताया वही चीज, चाहे कितना ही बड़ा सीएस हो, नाम और नाम के पहले सीएस और पीछे या उसी साइड में एड्रेस, बस। विजिटिंग कार्ड पे, लेटर हेड पे, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में लेटर हेड भी आ गया, और भी दूसरे डॉक्यूमेंट आ गए जो सीएस बनाता है,
विजिटिंग कार्ड आ गया, लेटर एड आ गया, और साइन बोर्ड। साइन बोर्ड क्या होता है? जो बाहर हम लोग लगाते हैं, कोई भी जैसे सीएस का, डॉक्टर का, क्लिनिक का ऑफिस होता है तो बाहर उसका नाम लिखा हुआ रहता है, तो वो तो बाहर आप सीए या सीएस के ऑफिस के बाहर क्या देखोगे? सिर्फ इतना ही कि जैसे आरके है तो आरके एंड एसोसिएट, बस इतना नाम, नीचे मोबाइल नंबर या एड्रेस, ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं कि यहाँ पे ये सर्विस दी जाती है। कोई मित्र वाले की तरह नहीं लिख सकते, डॉक्टर की तरह नहीं लिख सकते। डॉक्टर भी आजकल बहुत सारा लिख देते हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इवन साइन बोर्ड की साइज भी इंस्टीट्यूट ने फिक्स कर रखी है कि इतने से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इतने से ज्यादा चौड़ा नहीं, इतने से ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, वरना क्या करेंगे, साइन बोर्ड को लोग बड़ा बड़ा बनाने लग जाएंगे। कि सीएस एक बोटेक्स में लिखवा के मैं क्या करूंगा, गली के बाहर ही लगवा दूंगा कि 8 बाई 7 फुट का एक लंबा चौड़ा लगा दिया, लोग आए उसको दिखे कि सीएस का ऑफिस बस सिक्कर में ये की जगह, नहीं लगा सकते। तो लेटरेट और साइन बोर्ड, इन सब पे क्या नहीं लिख सकते हम? एडवर्टाइज नहीं कर सकते प्रोफेशनल अटेनमेंट का या सर्विस का या और कोई डेजिग्नेशन का या एक्सप्रेशन का, अदर देन सीएस। सीएस के अलावा और कुछ नहीं लिख सकते। किस किस पे? प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। आज देखो कल से मैटर अलग हो गया ना, कल तो एडवर्टाइजमेंट चल रहा था अखबारों में, टीवी में, या इंटरव्यू के जरिए से, या उसमें व्हाट्सएप में, उनमें, फेसबुक पे। आज किस में चल रहा है? प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, विजिटिंग कार्ड, लेटरेट और साइन बोर्ड। तो कोई क्वेश्चन में अगर इन चार में से किसी का नाम आ जाए तो आप कौन से क्लोज में आ जाना? सीधा 7 में आ जाए। समझ लो ना बात को? मेन वर्ड ये है, कीवर्ड। अनलेस इट बी, हाँ एक दो चीज लगा सकता हूं मैं विजिटिंग कार्ड या साइन बोर्ड पे, क्या? अनलेस इट बी ए डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी। अगर मेरे पास कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री है इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, जो इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री हो मेरे पास, आपको इतना ही लिखवाया होगा, इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ नहीं लिखवाया होगा। तो अनलेस इट बी ए डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी की डिग्री जैसे एमकॉम, बीकॉम, एमबीए, एलएलबी, ये हम लिख सकते हैं। जैसे हर इंसान, आप अभी तो क्या लिखो, अभी तो 12वीं पास हो, लेकिन नाम जब पूरा लिखोगे, नाम के नीचे क्या लिखोगे? कई बार आपके मन में भी इच्छा आती होगी ना कि नाम के नीचे देखो लोग कितने कितने लिखते हैं, ये डिग्री, वो डिग्री, ऐसे वैसे। तो वो लिखने का लिख सकते हैं, लेकिन वो डिग्री क्या होनी चाहिए? कोई यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए। 12वीं पास वाली डिग्री लिख, तो वो यूनिवर्सिटी की डिग्री हो तो वो नीचे लिख सकते हो कि भी मैं फलानी यूनिवर्सिटी से एमकॉम, बीकॉम, एमबीए, एलएलबी कुछ हो। It be a degree of university established by law in India or recognized by central government, वो छोड़ दिया। आपको इसकी जगह क्या लिखवाया होगा आगे? टाइटल, या कोई टाइटल लिख सकते हो। कौन सा? जो आईसीएसआई ने दे रखा है, आईसीएसआई का टाइटल, जैसे सीएस, ये काम में ले सकते हैं। और एनी अदर इंस्टीट्यूशन, या कोई दूसरे इंस्टीट्यूशन का। इसमें कौन आ गए? दूसरे इंस्टीट्यूशन में जो इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड हो सेंट्रल गवर्नमेंट से, जैसे कोई सीए भी है साथ में तो नीचे सीए भी लिख देगा, सीएमए है तो सीएमए लिख देगा, और कोई जैसे ऐसा कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हो तो उसकी डिग्री को भी लिख सकते हैं। तो ये साफ साफ फेयर तरीका बता रहा है कि आप नाम के नीचे वो मत लगाना, क्या? गुरु, एक्सपर्ट, कंसल्टेंट, स्पेशलिस्ट, वो सब चीजें नहीं आएगी। भाई आप देखोगे कभी भी, मैं इवन प्रोफेशनल वर्क करते साथ ही साथ कोचिंग भी चला रहे, लेकिन नाम के नीचे आप हमेशा, आज तक का रिकॉर्ड है, 15 साल हो गए इस लाइन में, लेकिन नाम के नीचे आपको सीएस या नाम के पहले सीएस लिखा हुआ मिलेगा। कभी भी मैंने इवन ये भी नहीं लिखा कि मैं इस चीज का लेक्चरर हूँ, या इस चीज का मैं कंसल्टेंट हूँ, या इस चीज का हूँ। क्यों? क्योंकि ये चीजें एथिक्स के खिलाफ है। कोई शिकायत करे या ना करे वो एक अलग बात है ना, लेकिन अपना सिद्धांत जो वो क्लियर रहना चाहिए, वरना दूसरा आदमी क्या करेगा, तीसरा आदमी, फिर चौथा आदमी, वो प्रचार होता जाता है, तो एक जगह से दूसरे एक्स्ट्रा लगाने वाले मिलते हैं, विराय देने वाले तो बहुत मिलते हैं। कि सर जैसे मान लो कोई भी प्रोफाइल बनाते हैं कोचिंग का, तो उसमें बोलते हैं कि सर आपका नाम है सीएस तो लगा रखा है, ये भी लगा दो सर, वो भी लगा दो, लेकिन वो कानूनन सही नहीं। हाँ डिग्री लगा सकता हूँ, मैं एमबीए कर रखा हूँ तो एमबीए लगा सकता हूँ, एलएलबी कर रखा हूँ तो एलएलबी लगा सकता हूँ, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ती। भाई सीएस लगा दिया ना, अब मैं खुद एमबीए हूँ, लेकिन लगाने की जरूरत ही नहीं है। अपने आप सीएस ही सबसे बड़ी डिग्री होगी ना अपनी, एमबीए तो छुप गई, भाई बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं एमबीए भी। वही बात है, एमबीए, एमकॉम, बीकॉम, ये सब छुप जाती है। सर आप, हाँ बोल, तू बोल। सर आपने एमबीए कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है? एमबीए उधर से किया है मैंने, राजस्थान से। अच्छा सर, वही पूछ रहा था सर। उधर तेरी साइड में क्यों आऊंगा, बहुत दूर है, राजस्थान से ही करना पड़ा। तुम पढ़ रहे थे उस टाइम 5वीं 7वीं में, तो पढ़ाई जो होती है ना वो देखो मेजर डिग्री हो जाती है ना, वही छा जाती है, फिर बाकी सब चीजें क्या हो जाती है, छुप जाती है। तो मेजर डिग्री इंसान के पास होती ना, अगर मैं सिर्फ एमबीए होता तो एमबीए बताता लोगों को, लेकिन साथ में ये सीएस था तो सीएस के और एमबीए के बीच में आपस में कोई ये तो था नहीं कि भी एमबीए की वजह से मुझे सीएस में कोई फायदा होगा, तो वो चीज भी ठीक है। ये जो डिग्री से काम चल रहा है तो दूसरी बताने की जरूरत ही है।
इसमें देखो एक नीचे एक्सेप्शन भी आया, पहले वापस क्लोज याद करो, ये बड़ा क्लोज हो गया ना थोड़ा। क्या क्या है इसमें, एपीसीएस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी, इतना तो याद है, आगे बोलो आगे क्या था इसमें। इफ ही एडवर्टाइज हिज प्रोफेशनल अटेनमेंट और सर्विसेज, अगर वो अपनी प्रोफेशनल अटेनमेंट या सर्विसेज का प्रचार करता है, और यूज एनी डेजिग्नेशन और एक्सप्रेशन अदर देन कंपनी सेक्रेटरी के अलावा और कोई डेजिग्नेशन या इसका इस्तेमाल करता है किस पे, विजिटिंग कार्ड, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, लेटर हेड और साइन बोर्ड। यहाँ तक मेन क्लॉज तो यहाँ तक आ गया। उसके आगे क्या आया था, अनलेस करके एक एक्सेप्शन वही आ गया। अनलेस का मीन एक्सेप्शन आ जाता है कि अगला, अगर कोई डिग्री है यूनिवर्सिटी की या कोई टाइटल जो आईसीएसआई का दिया हुआ है या कोई एनी अदर इंस्टीट्यूट का है, तो वो अपने लगा सकते हैं, लेकिन वो डिग्री होनी चाहिए। ऐसे हर कोई चीज नहीं लगानी है आपको नाम के पहले। कई होते हैं, कोई कहता है मैं राजकुमार हूँ, कोई कहता है कुंवर हूँ, कोई कहता है ठाकुर हूँ, अलग अलग लोग, कोई पंडित, तो वो चीजें नहीं लगा सकते अपने नाम के पहले, वो चीजें सीए लगने के बाद में और कोई चीज की इनकी जरूरत नहीं होगी। हाँ, ये डिग्री लगा सकते हैं अपने श्याम अग्रवाल सर जो, उनको जैसे एलएलबी के बाद में एलएलएम किया उन्होंने, एलएलएम के बाद में पीएचडी की, तो पीएचडी करने के बाद में क्या होता है, नाम क्या है कि डॉक्टर लग जाता है। तो वो जहाँ पे भी नाम उनका लिखा जाता है सीएस, फिर ब्रैकेट में आता है डॉक्टर, फिर श्याम अग्रवाल। तो आप कई बार सोचते होंगे ना ये डॉक्टर भी है क्या, जाते हैं फिर तो इनको थोड़ा अपना ट्रीटमेंट भी करा लेंगे, वो नहीं है, वो पीएचडी वाले डॉक्टर है। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन क्या है नीचे, प्रोवाइडेड, आपको एक एक्सेप्शन लिखवाया होगा, ए मेंबर इन प्रैक्टिस में एडवर्टाइज, कि एक मेंबर जो प्रैक्टिस कर सकता है, एक मेंबर जो प्रैक्टिस में वो एडवर्टाइज कर सकता है पीसीएस थ्रू ए राइटअप के जरिए से, सेटिंग आउट द सर्विस प्रोवाइडेड बाय हिम, राइटअप लिख करके, और हिज फर्म, अपने बारे में या फर्म के बारे में, एंड पर्टिकुलर ऑफ हिज फर्म, या अपनी फर्म के पर्टिकुलर के बारे में, सब्जेक्ट टू गाइडलाइन ऑफ काउंसिल, आईसीएसआई की गाइडलाइन में रख के राइटअप तैयार कर सकता है। राइटअप क्या होता है, एक अपनी प्रोफाइल होगी कि हम प्रोफाइल तैयार कर सकते हैं जिसमें अपनी डिटेल आ गई, और उसके अलावा अपने पार्टनरशिप फर्म जो उसमें कौन कौन पार्टनर है, अपनी फर्म का विस्तार, अपनी ब्रांचेज, वो राइटअप के तौर पे, निबंध नहीं होता वो वैसे नहीं होता अपने एडवर्टाइजमेंट में तो हम उसको एक तरह से बहुत ज्यादा ऐसे बनाते हैं कि लोगों को अट्रैक्ट करें। वो एक सिंपल अपने एक पन्ना की तरह हो गया जिसमें आप कोई चीज का आर्टिकल देखते हो ना, आर्टिकल अखबारों में रोड में लेख आते हैं, तो वो लेख तैयार कर सकता है अपना। जैसे कई बड़े लोगों के लेख आते हैं ना कि इनका जन्म यहाँ वार, बाद में यहाँ पे पढ़ाई की, यहाँ पे गए, यहाँ पे ये किया, यहाँ पे वो किया, तो वैसे आर्टिकल बना सकते हो। क्या नहीं तैयार कर सकते, लेकिन एडवर्टाइजमेंट नहीं। तो ये इंस्टीट्यूट किस चीज के लिए रोकता है, मैं इसमें क्लॉज 7 में प्रोफेशनल वर्क, प्रोफेशनल अटेनमेंट, प्रोफेशनल सर्विसेज, अपना कोई दूसरा डेजिग्नेशन, वो सब काम में नहीं ले सकते, किस पे, लेटर हेड पे, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट पे, साइन बोर्ड पे और विजिटिंग कार्ड पे। ये इन चारों में से कोई सा डॉक्यूमेंट पे आपको लगता है ना कि ये गलत हो रहा है, तो कौन से क्लॉज में पहुंच जाना, सीधे 7 में पहुंच जाना। और क्या लिख सकते हैं अपने लोग, जैसे आपको लगता हो कि फालतू चीजें क्या लिख सकते हैं, कई जने लिखते हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लिख देते 24/7 ओपन। 24/7 का मीन क्या होता है, 24 घंटे सर्विस है। हाँ, हॉस्पिटलों के बारे में लिखा हुआ रहता है ये बात, तो वैसे अपने सीएस लिख सकता है कि 24/7 नहीं, या फिर यहाँ पे वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल है, या अपने जैसे ऑफिस की सुविधाएं आप कह सकते हो, जो भी तरह तरह की, वो सारी कुछ भी नहीं लिख सकते इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। डिटेल अपने एसोसिएट पीसीएस के बारे में नहीं दे सकते कि साथी पीसीएस ये इतने सारे हमारी फर्म में और में, वो नहीं। या ये नहीं दे सकते कि मैं मेरे अंडर में कितने लोगों को ट्रेनिंग दे चुका, कितने लोग काम मेरे पास कर चुके, कितना ऑफिस में स्टाफ है उसके बारे में नहीं, कितनी कंपनियां मैंने बना दी, कितनी कंपनियां बंद करा दी, कितनी का काम चल रहा है, कितनी बार मैं एनसीएलटी के सामने चला गया, कितनी बार मैंने कंपनियों के केस जीते, कौन कौन सी कंपनियों का मेरे अंडर में काम अच्छा हुआ, कितनी कंपनियों का आईपीओ आ गया, फॉरेन कोलैबोरेशन किनका करवा दिया, मर्जर किनका करा दिया, ये ऐसी बहुत सारी चीजें। ये सब बखानी तो है कि मैंने ये काम कर दिया, मेरे पास ये है, मेरे पास वो नहीं है, तो ये चीजें नहीं लिख सकते इसमें। एडवर्टाइजमेंट ये जो आते हैं ना अपने किस किस में, विजिटिंग कार्ड वगैरह में, इनमें। तो सीएसीएस का कभी भी आप विजिटिंग कार्ड देखोगे ना, एकदम सिंपल लगेगा, आपको लगेगा ये सारे सीएसीएस ऐसे ही होते हैं, इनको ढंग का बनाना ही नहीं आता है ना। तो बनाना तो सबको आता है, वो सीएसीएस बने तो बहुत ऊंची पढ़ाई करके ही बने ना, लेकिन उनको इजाजत नहीं है, सबसे बड़ी बात। क्लॉज 8 में आ जाओ, क्लॉज 8 A PCS shall be deemed to be guilty. A PCS shall be deemed to be guilty if he accept
if he accept the position, if he accept the position, if he accept the position of PCS, if he accept the position of PCS in any professional work, position of PCS in any professional work previously held by another PCS, previously held by another PCS without first communicating with him in writing. देखो इतना ही क्लोज बात सुनिए, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ये कह रहा है कि अगर आप कोई कंपनी का पीसीएस के तौर पे काम एक्सेप्ट करते हो तो उस कंपनी में पहले कौन काम करता था, दूसरा कोई सीएस। हम देखो प्रैक्टिसिंग सीएस की बात चल रही है, जॉब वाले सीएस की बात नहीं चल रही। जो प्रैक्टिस ऑफिस मैंने कर रखा है और कोई कंपनी मेरे से काम करवाने आती है, इस तरह मैं एनुअल रिटर्न का काम करवाना इस साल, कोई कंपनी आती है इस तरह हमारा सेक्रेटरियल ऑडिट कर दो आप, कोई कंपनी और कोई काम लेके आती है, बहुत सारे 50 तरीके के काम है। अब मेरे पास काम लेके आती है, मैं उसको ये तो पूछूं ना कि पहले आपका काम कौन सा सीएस करता था, कौन सा पीसीएस करता था। उस व्यक्ति को भी बताना जरूरी है जो काम करता था, उसको कम्युनिकेट करे वगैरह। अगर मैंने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और आदमी देखो काम आ रहा है तो खुश तो होता है कि भाई कोई व्यक्ति काम लेके आया, 50,000 लाख रुपया कुछ आमदनी होगी। लेकिन ये भी सोचना चाहिए ना कि ये काम कहीं दूसरे व्यक्ति का जा रहा है, उसको पता है कि नहीं है कि भाई उससे मेरे पास आया ये काम। क्योंकि ये प्रोफेशनल कर्टेसी है, एक तरह से प्रोफेशनल कर्टेसी मीन शिष्टाचार है ये कि भाई हम सामने वाले व्यक्ति को अवगत करा दे, कहीं उसका कोई ड्यू है, कहीं उसने कोई कंपनी में बड़ा फ्रॉड पकड़ा था, हो सकता है उस वजह से वो कंपनी हमारे पास आ रही है, तो हमें पहले से पता चल जाए उस बात का। तो ये क्या कह रहा है देखो क्लोज, ए कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एक्सेप्ट। अगर हम क्या कर लेते, एक्सेप्ट कर लेते द पोजीशन ऑफ पीसीएस, अगर हम पीसीएस बन जाते हैं कोई प्रोफेशनल वर्क में प्रीवियसली हेल्ड, जो पहले किसके द्वारा हेल्ड किया जाता था, बाय अनदर सीएस, कोई दूसरे पीसीएस के द्वारा, विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग, अगर हम उसकी कम्युनिकेशन उसको नहीं करते विथ हिम इन राइटिंग, अगर लिखित में उससे कम्युनिकेशन नहीं करते, राइटिंग में, राइटिंग सब दिया हुआ है, खाली मौखिक में नहीं कि उसको फोन करके हमने कहा कि स्टाफ को बोल दिया कि तू जाके बता देना उसको, वो नहीं। राइटिंग में कम्युनिकेशन कैसे होता है, उसको लेटर भेजो, ईमेल भेजो, या कोई व्हाट्सएप पे या कोई और कोई तरीका, ज्यादा सही तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन में व्हाट्सएप वगैरह नहीं चलता, ज्यादा सही क्या रहता है ईमेल या लेटर, तो उस तरीके से अगले को सूचित करो। अगर विदाउट कम्युनिकेटिंग हिम कर दिया आपने तो ये मिसकंडक्ट बन गया, ये बहुत बार आता है एग्जाम में। छोटा सा क्लोज, वापस सुनिए बात को ध्यान से, पीसीएस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एक्सेप्ट द पोजीशन, अगर हम पोजीशन स्वीकार कर लेते हैं किसकी, पीसीएस की, प्रीवियसली हेल्ड, जो किसके द्वारा हेल्ड की हुई थी, कोई दूसरे पीसीएस के द्वारा, विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग हिम, बिना उसको कम्युनिकेट किए इन राइटिंग, लिखिए। इन दूसरे पीसीएस को पहले बताना जरूरी है कि ये काम मैंने इस कंपनी का किया। ये खाली सीएस में ही नहीं है, हर चीज में होता है जनरली। आप एक को ठेकेदार से अपनी बिल्डिंग बनवा रहे हो, वो ठेकेदार को बीच में आप निकाल के कोई दूसरा ठेकेदार लगा रहे हो, जल्दी से कोई दूसरा ठेकेदार हाथ नहीं लगाता, पता ना आपको, क्योंकि दूसरा ठेकेदार क्या सोचेगा, पहले का कोई डिस्प्यूट है, वो पहले वाले का बुरा थोड़ी चाहेगा, क्योंकि आपस में इनकी भी क्या होती है, यूनियन होती है। एक टीचर को बीच में हम निकाल दे, दूसरे टीचर को लाते हो सब्जेक्ट को पढ़ाने, तो दूसरा टीचर कहता है कि सर इस सब्जेक्ट को बीच में नहीं लूंगा, बीच में पहले उससे ही पढ़वाओगी। हर जगह पे ये चीज चलती है। एक हलवाई आपके घर पे शादी का काम कर रहा है, बीच में आपने निकाल दिया कि दूसरे को लाएंगे, दूसरा आएगा तो वो सोच समझ के आएगा कि पहले वाले के साथ क्या पंगा हुआ। तो ये सारी चीजें प्रोफेशनल में पहले से ही चलती आ रही है, बिना प्रोफेशनल दूसरे कामों में भी। तो प्रोफेशनल एटिकेट में भी ये जरूरी है कि आप पहले वाले सीएस को सूचित करो, बट नो नीड टू गिव असेंट, ये जरूरी नहीं कि वो हमें असेंट देवे ही, वो हो सकता है वो व्यक्ति का कोई रिप्लाई नहीं है,
आपने ईमेल भेजा, लेटर भेजा, अगला रिप्लाई नहीं दे रहा, तो आप उसको यस करोगे या नहीं करोगे? काम करोगे। वो नो करता है तो भी यस आप अपना काम ले सकते हो। मतलब आपकी खाली ड्यूटी कानून इतना ही करता है, क्या? अगले को इन्फॉर्म कर दो। ये जरूरी नहीं अगला आपको यस नो कुछ बोले या कोई फोन करके या मैसेज करके आपको बताए कि भैया इसके साथ ये पंगा है। तो वो हमारी फिर इच्छा पे है कि अगले ने कोई इन्फॉर्मेशन दी, अब हमारे पे है कि हम उस व्यक्ति को काम को एक्सेप्ट करें या ना करें। तो ये चीजें क्या होती है, प्रोफेशनल एटिकेट्स में आती है। तो इसके अंदर एक नोट जरूर लिख लो आप लोग। इट इज क्लेरिफाइड, नोट में लिखो, इट इज क्लेरिफाइड it is clarified, clarified, clarified that there is no need, there is no need of consent, there is no need of consent or no objection certificate, there is no need of consent और no objection certificate सुना है क्या आप लोगों ने? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? एनओसी। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी फ्रॉम प्रीवियस पीसीएस। देखो साफ साफ क्या कह रहा है ये, इट इज क्लेरिफाइड दैट देयर इज नो नीड, किसकी जरूरत नहीं है? कंसेंट या परमिशन की जरूरत नहीं है कि हम एनओसी लेवे। इसमें आगे और जोड़ दो एक सब, एक दो लाइन। इट इज ओनली सफिशिएंट, इट इज ओनली सफिशिएंट टू इंटीमेट, इट इज ओनली सफिशिएंट टू इंटीमेट और इन्फॉर्म, और इन्फॉर्म दैट previous PCS in writing। आप बस उसको राइटिंग में सूचित कर दो, क्या जरूरी नहीं है, कोई कंसेंट जरूरी नहीं। इसमें क्लियर लिखा हुआ है बुक में आपके मॉड्यूल में कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीन चलते हैं, उनका भी सारा ले सकते हो, व्हाट्सएप का, एसएमएस का, लेकिन शर्त यह है, या और कोई मैसेंजर का, अगला उसको यूज करता हो, अगला यूज करता हो। मतलब आप कह रहे हो कि सर मैंने उनको मैसेज भेजा था व्हाट्सएप पे, अब अगला आदमी मान लो सीएस, वो हो सकता है व्हाट्सएप देखता ही नहीं हो या उसने रीड ही नहीं किया मैसेज, तो वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हुआ। आप जिस मोड से भी भेजो वो क्या होता होना चाहिए, इफेक्टिव। ब्रैकेट में लास्ट में लिख लेना चाहिए इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीन होते हैं, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन। नीचे इसी में और दो चार लाइन लिखवा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट क्लोज है, लिखो। इन फॉलोइंग केस, हाँ इन फॉलोइंग केस इट शैल बी मैंडेटरी, इन फॉलोइंग केस इट शैल बी मैंडेटरी टू सेंड, in following case it shall be mandatory to send a prior written, it shall be mandatory to send a prior written communication, prior written communication to the earlier PCS, to the earlier PCS। नीचे कुछ ये एग्जाम्पल बता रहा है कि इन केस में तो जरूरी है पुराने वाले सीएस को लेटर भेजना जरूरी है, खास कुछ एग्जांपल बता रहा है जिनमें आपको पुराने सीएस को भेजना जरूरी है लेटर। इट शैल बी मैंडेटरी टू सेंड ए प्रायर रिटन कम्युनिकेशन इन द फॉलोइंग केस। पहला एक नंबर, नीचे पॉइंट आएंगे कुछ इसके, जो आपको नोट लिखवाया अभी वाला, इसके नीचे पहला पॉइंट लिखो, साइनिंग, साइन SIGN, साइनिंग और सर्टिफिकेशन, साइनिंग और सर्टिफिकेशन, साइनिंग और सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न, साइनिंग और सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न।
2 नंबर, issuance of issue, ISSUE, issuance यानी इश्यू करना, issuance of secretarial audit report, issuance of secretarial audit report, नंबर, issuance of issuance of certificate, of securities transfer, issuance of certificate of securities transfer। 4 नंबर, certificate of reconciliation, of capital, certificate of reconciliation of capital। 5 नंबर, internal audit report of DP, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं, DP। अगला, सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पांच छह केस के अंदर देखो, खास जरूरी है, कंपल्सरी सा किया हुआ है, और भी एग्जाम्पल बहुत सारे, लेकिन मैंने एग्जाम्पल सारे 5-6 आ गए। पहला तो क्या चीज, जब हम किसी कंपनी का एनुअल रिटर्न तैयार कर रहे हैं, ये CS का काम होता है, एनुअल रिटर्न साइन करना या उसको सर्टिफाई करना। दूसरा, कोई सेक्रेटरियल ऑडिट कर रहा है, तो वो सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट के भी लिए अगर कोई कंपनी का काम आया तो पुराने CS को पूछो पहले। तीसरा, कोई सर्टिफिकेट सिक्योरिटीज ट्रांसफर का हम जारी कर रहे हैं, तो पहले कौन जारी करता था सिक्योरिटीज ट्रांसफर होने पे। चौथा, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कैपिटल, शेयर कैपिटल का एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है मिलान करवाने का, कितने शेयर इश्यू किए, कितने क्या, तो वो। पांचवा, इंटरनल ऑडिट को DP की हम कर रहे हैं, तो वो। छठवां, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ऑडिट होती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सर्टिफिकेट हम जारी कर रहे हैं, तो वो। तो इनके अंदर पुराने CS को हमें पहले पूछना जरूरी है। ये क्लॉज काफी बार आता है, इसमें हालांकि पहचान आसानी से हो जाएगी। पिछले 30 जो पढ़े थे ना, 5वां 6वां 7वां, वो तो एडवर्टाइजमेंट के से ही थे। 5वें में तो आया था वो लक्का वाला, याद होगा आपको। 6वें में आया था एडवर्टाइजमेंट का, 7वें में आया विजिटिंग कार्ड का, है ना। 8वां विज्ञापन से हटके आ रहा है। ये कह रहा है कि आप कोई नया असाइनमेंट ले रहे हो तो पहले किसको पूछो, पुराने CS को पूछो। पूछना मतलब उसको कम्युनिकेट कर दो, रिप्लाई वो आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लॉज 9 में आ जाएंगे। क्लॉज 9 स्टार्ट करो, देखिए लाइन। PCS shall be deemed to be guilty of professional misconduct। PCS shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he charged or accept or offer to charge or accept fees, offer to charge or accept fees in respect of any professional fees in respect of any professional work which are based BASED which are based BASED
ठीक है सही, which are based on percentage of profit, which are based on percentage, which are based on percentage of profit or which are contingent, which are contingent, contingent, which are contingent upon the finding, which are contingent upon the finding or results, upon the finding, which are contingent upon the finding or results of such employment, which are contingent upon the finding or result of such employment. लिख लिया? ये क्लॉज 9 आ रहा है। क्लॉज 9 आपको सीधा सीधा क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि एक पीसीएस को दोषी माना जाएगा अगर वो पीसीएस कोई चार्ज करता है या ऑफर करता है या एक्सेप्ट करता है क्या फीस। वो कह रहा है कि मैं फीस लूंगा, किसके आधार पे ले रहा है, वो ऑफर कर रहा है या आपको कह रहा है कि मैं इस आधार पे लेने को तैयार हूं, तो एक्सेप्ट करने को या चार्ज करने को कह रहा है आपसे क्या, फीस इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोफेशनल वर्क। और वो फीस कैसे ले रहा है, एज ए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, कि आपको कितना प्रॉफिट होगा मेरी सर्विस से, उसका एक परसेंटेज के तौर पे कि भाई इतना दे देना, 5% 2% प्रॉफिट के परसेंटेज के तौर पे। और विच आर कॉन्टीजेंट, या जो कॉन्टीजेंट हो, कॉन्टीजेंट का मीन जो डाउटफुल हो, संदिग्ध हो, मुझे तब मिलेगी जब आप सक्सेस हो जाओगे, आपका काम सही हो गया तब, और नहीं मिलेगी जब आपका काम सक्सेसफुल नहीं हुआ तो। विच आर कॉन्टीजेंट, जो संदिग्ध हो, जो निर्भर करती हो किस पे, फाइंडिंग और रिजल्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, जो उस एम्प्लॉयमेंट या जो काम आपने दिया, लास्ट में क्या लिखा आपने, अपॉन द फाइंडिंग और रिजल्ट ऑफ सच एंगेजमेंट। रिजल्ट क्या कुछ लिखवा है, हाँ एम्प्लॉयमेंट लिख लेना अगर नहीं लिखा हो, रिजल्ट ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट। तो अगर उस एम्प्लॉयमेंट के रिजल्ट के आधार पे मैंने आपसे कोई कमीशन या फीस मांगी है तो वो गलत है। जैसे कोचिंगों में तो चलता है कि पास होने पर फीस लेंगे, कई कोचिंग वाले कहते हैं ना, कई चीजों की कोचिंग में, सीएस में नहीं कहते वरना डूब जाती कोचिंग, वो और कई चीजों में कहते हैं 12वीं क्लास गारंटी से पास करें वरना फीस वापस, या गारंटेड बेच, फीस पास होने के बाद, ये सब चीजें वहां वो सफलता के ऊपर हो गया ना कि आप सफल होगे तो फीस मिलेगी। लेकिन क्या ऐसा हम सीएस कर सकते हैं कि भाई आपका ये असाइनमेंट है, आपकी सेक्रेटरियल ऑडिट कर रहा हूं, आपका आईपीओ सक्सेस हो जाएगा, मेरा आशीर्वाद है, और अगर सक्सेस नहीं हुआ तो फीस वापस ले लेना, ऐसा कह सकता है सीएस कि फीस वापस ले लेना। या ऐसा भी नहीं कह सकते कि आप आईपीओ का इतना % मुझे दे देना, आपका इस साल का नेट प्रॉफिट हो उसका इतना % मुझे दे देना। वो केएमपी जरूर बोल सकते हैं, केएमपी जो कंपनी के अंदर सीएस है, वो बाहर वाला पीसीएस नहीं कह सकता कि मेरे को प्रॉफिट का % दे देना। या कॉन्टीजेंट ऑन फाइंडिंग और रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मीन मेरे को कोई काम आपने दिया है उसके फाइंडिंग या रिजल्ट के आधार पे मैं नहीं कह सकता कि भाई आपका आईपीओ सक्सेस हो जाए तो मुझे इतना दे देना, सक्सेस नहीं हुआ तो मत देना। ये पंडित जी की तरह ही हो गया, पंडित जी फेरे करवाते हैं, दक्षिणा लेते हैं, तो ये थोड़ी कहते हैं सक्सेसफुल जाए मेरी तो ठीक है, गारंटी है मेरी, और नहीं गई तो मेरी दक्षिणा वापस, नहीं करते ना ऐसे, तो वो लोग नहीं करते, तो सीएस कैसे कर सकते, तो गारंटेड नहीं कर सकते। और दूसरा क्या नहीं कर सकते, इसमें प्रॉफिट पे बेस कोई फीस नहीं ले सकते, या फाइंडिंग के आधार पे बेस नहीं ले सकते कि ये इसका काम सही हो गया तो फीस दे देना, नहीं हुआ तो मत देना, ऐसा कंटीजेंट नहीं होनी चाहिए। इसका भी केस आ जाता है कई बार, ध्यान रखना कि जैसे मैंने आपके कोई कंपनी का जीएसटी का काम लिया, मैंने कहा देख इतने का रिफंड दिलवा दूंगा, इतने का रिफंड नहीं मिला, आईटीसी नहीं मिली क्रेडिट, तो मुझे फीस मत देना। तो क्या ऐसा कोई असाइनमेंट दे सकते हैं? नहीं, हम प्रोफेशनल है, अपना काम आपके काम पे इतना ही है कि हम एक्सपर्ट के तौर पे काम करेंगे। कानून क्या कहता है कि हमारे लिए हर असाइनमेंट इंपॉर्टेंट है, हम हर असाइनमेंट में क्या कर रहे हैं, अपना पूरा दे रहे हैं परफॉर्मेंस। अब उसके बाद में भी अगर कोई सक्सेस होता है नहीं होता है, वो ऊपर वाले की मर्जी है ना। जैसे डॉक्टर कोई सर्जरी करता है और कुछ करता है तो वो गारंटी थोड़ी देता है कि सर्जरी सक्सेसफुल होगी, वो पहले फॉर्म पे साइन करवा लेता है कि अगर मर गया मेरी कोई जवाबदेही नहीं, करवाता ना घर वालों से साइन, तो वो क्योंकि इस बात के लिए करवाता है क्योंकि उनकी कोई जिम्मेवारी रियल में नहीं। क्लॉज 10 में आ जाओ। क्लॉज 10, a PCS shall be, start करो, a PCS shall be deemed to be guilty,
भूल जाते हो, ये लाइन भी है ना, PCS shall be deemed to be guilty, PCS shall be deemed to be guilty of professional misconduct. लिख लिया। If he engage in any business, or occupation, business or occupation other than the profession of CS, unless permitted by the council, क्या कह रहा है ये 10 क्लॉज कि एक PCS गिल्टी हो जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का इफ ही इंगेज इन एनी बिजनेस, अगर हम कोई बिजनेस करने लग जाए, ऑक्यूपेशन या और कोई पैसा काम में लेने लग जाए, अदर देन प्रोफेशन ऑफ CS, किसके बजाय, CS के प्रोफेशन की बजाय, अदर देन अनलेस परमिटेड बाय काउंसिल। क्या आप CS की डिग्री अगर रखते हो, PCS का आपने ले रखा है प्रैक्टिसिंग CS का सर्टिफिकेट, तो आप CS के काम के अलावा और कुछ मत करना, और कुछ करोगे तो इस क्लॉज 10 में क्या हो जाओगे, दोषी। हाँ कुछ एक्सेप्शन है, उनको छोड़ के आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। आप करें सर मैं बिजनेस कर लूं, फैक्ट्री, कंपनी, शोरूम, कुछ नहीं, आप PCS नहीं रह सकते। फिर CS रहो, मेंबरशिप रखो CS की, लेकिन कौन सा सर्टिफिकेट नहीं ले सकते, प्रैक्टिसिंग CS वाला। प्रैक्टिसिंग CS का सर्टिफिकेट रखते हुए आप कोई बिजनेस, कोई ऑक्यूपेशन नहीं कर सकते। अब कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो कोई लड़की है, उसने CS कर लिया कंप्लीट, प्रैक्टिसिंग का सर्टिफिकेट ले लिया, अब वो मॉडलिंग करना चाहती है, तो मॉडलिंग करना चाहती है, वो कह रही है कि मैं मॉडलिंग का मेरा मेन प्रोफेशन ये, और उसमें नाम क्या है CS और लगाती है PCS, तो क्या लगा सकती है, नहीं लगा सकती है ना। ये रियल में होते हैं केस बहुत सारे, अपने स्टूडेंट्स के साथ में कई बार होता है ऐसा, हम मना करते हैं कि PCS मत बनो साहब। तो मॉडलिंग हो सकता है, कोई डांसर हो सकती है, कोई सिंगर हो सकती है, कोई एक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया, अलग अलग ऑक्यूपेशन है, ये क्या कहलाते हैं, ऑक्यूपेशन। या कोई बिजनेस कर रहे हैं, CS में बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस भी करते हैं, हालांकि अब चोरी छुपे मान लेते हैं कि कई लोग PCS लेके रखते हैं, लेकिन रियल में कानून क्या कहता है कि आप PCS मत रखो। आप अपने आप को अगर बिजनेस करना चाहते हो, आप CS हो, सब लोगों को CS बताओ ना, CS लिखो नाम के नीचे, लेकिन फिर PCS के तौर पे आपके साइन नहीं चलेंगे। PCS तो कोई भी कंपनी के कागजों पे साइन कर सकता है ना, लेकिन आप नहीं कर सकते फिर PCS के। ध्यान रहेगा क्या, PCS shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he engage in any business or occupation other than CS, CS के अलावा और कोई काम मत करो, except या unless permitted by council। अब काउंसिल ने क्या क्या चीज की परमिशन दे रखी है, वो नीचे एक्सेप्शन या बुलाई ला के देखो, द काउंसिल हैज, एक्सेप्शन करके के नीचे लिख लो, द काउंसिल हैज permitted a PCS, the council has permitted a PCS to take up following vocation, वोकेशन होता है जो हम काम अपनी हॉबी के हिसाब से करते हैं, कई चीजें हमें पसंद होती है कि ये काम साथ में करते हैं। The council has expressly permitted a PCS to take up following vocation। फर्स्ट है, एक नंबर नीचे, authoring books and article, अगर कोई CS क्या करना चाहता है, बुक्स लिखना चाहता है, आर्टिकल लिखना चाहता है, तो लिखता है, सब CS करते हैं ये काम, बुक्स बनाना, लिखना, छापना, नोट्स बनाना या अपने आर्टिकल बनाना, तो ये हर व्यक्ति कर सकता है, ऑथरिंग बुक्स एंड आर्टिकल। सेकंड, होल्डिंग ऑफ LIC, होल्डिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी या LIC एजेंसी बोल दो, होल्डिंग ऑफ LIC एजेंसी एज एजेंट
for the limited purpose, LIC agency for the limited purpose of getting renewal commission, एक CS साथ ही साथ क्या रह सकता है दूसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग, होल्डिंग ऑफ LIC एजेंसी। LIC के एजेंट होते हैं ना कई, तो LIC की एजेंसी हम साथ में ले सकते हैं, लेकिन किसके लिए, लिमिटेड पर्पज के लिए बोला है, फॉर रिन्यूअल कमीशन। रिन्यूअल कमीशन का मतलब खाली आप पुरानी पॉलिसी का कमीशन आपको मिल रहा है, वहां तक ठीक है। जब CS बने नहीं होंगे उसके पहले एजेंट होंगे आप, LIC का कमीशन पहले की LIC आपने लोगों की होगी तो वो कमीशन आता है, उसके लिए आप एजेंट रह सकते हो। बाद में नहीं, बाद में आप नई पॉलिसीज नहीं ले सकते कि कोई ग्राहक क्लाइंट आए, मैं उसको कहता हूं कि आपका देखो CS का काम कर दूंगा और एक आपकी पॉलिसी बना दूंगा अच्छी से, वो दोनों काम साथ में नहीं, आप नई पॉलिसी नहीं बना सकते। आप रिन्यूअल कमीशन के लिए LIC एजेंट रह सकते हो, मतलब पुरानी पॉलिसी जब उनका कमीशन मिलता है। तीसरा, होल्डिंग ऑफ पब्लिक इलेक्टिव ऑफिस, होल्डिंग ऑफ पब्लिक इलेक्टिव ऑफिस, होल्डिंग ऑफ पब्लिक इलेक्टिव ऑफिस such as MP, MLA, etc. देखो पब्लिक इलेक्टिव ऑफिस रख सकते हो जो सार्वजनिक चुनाव से या मतदान से जो चुने जाने वाले पद है उन पे रह सकते हो, सार्वजनिक पदों पे। MP MLA का पद जानते होंगे, पार्लियामेंट का सांसद जो सदस्य होता है वो, विधानसभा के अंदर और के अंदर इनके अंदर जो सदस्य होता है वो, पार्षद, पंचायत, पंच, सरपंच, ये सब हम लोग रह सकते हैं। लेकिन सरकारी जॉब में नहीं, एक तो होता है इलेक्टिव ऑफिस, एक क्या होता है अपॉइंटेड ऑफिस, जिसमें मान लो कोई सरकारी ऑफिसर बन गए, अब उसके साथ में PCS का काम नहीं कर सकते। मैं कहूँ कि दिन में तो मैं ड्यूटी करता हूँ, शाम को आके ऑफिस में बैठ जाता हूँ, वो चीज नहीं कर सकते। CS था में भी 2007 में बन गया था, लेकिन 2007 से लेकर 14 तक 15 में जाकर के मतलब गवर्नमेंट से मेरा पूरी तरह पिंड छूटा था, तो 8-7 साल तक वो उस टाइम में CS की डिग्री काम ही नहीं ले पाया। मेंबर तो था लेकिन क्या नहीं रह पाया, PCS के तौर पे काम नहीं कर सकता था। वो एक चीज मायने रखती है। लेकिन ये चीज कितनी इंप्रेसिव है उसका एग्जांपल दूं मैं, गवर्नमेंट में जहां ऑफिस में ऑफिसर था बीच में 2-3 साल, तो वहां सारे लोग ऑफिसर थे, सब अच्छे, मतलब पूरी पढ़ाई करके और बहुत ही हाई रेपुटेड जो कॉमर्स की जॉब थी, सबसे उस टाइम मलाईदार जॉब मानी जाती थी, उस पे आए थे। लेकिन वो लोग मेरे को CS देख के ज्यादातर ने उस टाइम जॉब करते करते CS चालू कर दिया। लेकिन अपनी CS में कुछ तो करामात है कि वो ऑफिसर थे, अब उनको CS अपने कॉमर्स का जो सर्वोच्च जॉब होता था उसको उन्होंने हासिल कर लिया। उसके बाद में लोग क्या करते थे, हमारे उसमें ऑफिस में आके या तो तैयारी करते थे अपने IAS की, मीन जो अपने सिविल सर्विसेज हो गया, या उस स्टेट में जिसमें होते थे उसके अंदर जाने के लिए वो क्या करते थे, जैसे राजस्थान में RAS होता है, पंजाब का कोई है तो वहां PSC ऐसे कुछ चलता है, PCS, कोई हरियाणा का है तो वो वहां के हिसाब से, कोई कश्मीर का है तो वो वहां के हिसाब से, वो इसलिए बाकी बराबर की पोस्ट होती थी दोनों, वो खाली इसलिए कि भी उस राज्य में ही पर्टिकुलर उसको रहना पड़े, बाहर नहीं जाना। वरना क्या होता था, एक वेस्ट बंगाल का आदमी वो जयपुर में सर्विस दे रहा है, जयपुर वाला साउथ में चला गया तो उनकी उथल पुथल हो जाती थी जिंदगी। इसलिए वो लोग क्या करते थे, तैयारी करते थे। अब वो लोग CS कर रहे थे मेरे साथ में, कई जनों ने CS कंप्लीट कर ली, लेकिन वो इतने ब्रिलियंट माइंड थे कि ना तो वो लोग ट्यूशन करने की उनको जरूरत पड़ी, मेरे से पढ़ते नहीं थे, आप सोचो कि पढ़ा रहे होंगे, गाइड करता था कि वैसे रजिस्ट्रेशन ऐसे ये वो चीज, और जॉब करते करते, क्योंकि जितना बड़ा ऑफिसर होता है देखो उसकी उतनी बड़ी जिम्मेवारी होती है, बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर होता है। हम सोचते हैं कि ऑफिसर को गाड़ी मिल गई, ये मिल गया, सारी फैसिलिटी से ज्यादा वो दुखी रहता है, उसको पता ही नहीं होता कि ये क्या मिल रहा है मुझे। तो वो ऐसी जिम्मेदारियों के साथ उन्होंने क्या कर लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ज्यादातर लोगों ने CS कर लिया। 8-7 जने जो मेरे साथ के थे 40-45 में से, उन्होंने 8-7 जनों ने CS को ऑप्ट किया था और सबने कंप्लीट भी कर लिया, क्योंकि वो रियल में बोल सकते हो अलग ही पैदावार थी। तो पढ़ो इसमें आगे। थर्ड कौन सा पॉइंट लिखा आपने, पब्लिक इलेक्टिव ऑफिस। चौथा लिखो ऑनरेरी ऑफिस बियरर, ऑनरेरी HONORARY, ऑनरेरी। ऑनरेरी के अंदर H साइलेंट होता है भाई, ऑनर नहीं शब्द सुना आपने, ऑनर से ऑनरेरी बनता है, HONORARY, ऑनरेरी।
HO, क्या स्पेलिंग सिखाओ? कोई इनको वीडियो को देख के कहो क्या कहेगा आपके बारे में? सर कौन से क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं? HONORARY, ऑनरेडी ऑफिस बियररशिप, ऑनरेडी ऑफिस बियररशिप, BEARERSHIP, बियररशिप ऑफ चैरिटेबल, ऑनरेडी ऑफिस बियररशिप ऑफ चैरिटेबल एजुकेशनल, चैरिटेबल एजुकेशनल और अदर नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, और अदर नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। देखो ऑनरेडी ऑफिस बियररशिप ये क्या होती है? आपने सुना हो तो ऑनरेडी ऑफिस बियरर, ऑनरेडी का मीन क्या होता है? सम्मान का पद है, निःशुल्क या अवेतनिक बोलते हैं इसको, बिना वेतन का, सैलरी नहीं मिलती। ऑनरेडी ऑफिस बियररशिप कोई पदाधिकारी हो, ऑनरेडी ऑफिस बियररशिप हो ऑफ चैरिटेबल, कोई धार्मिक संस्था, जैसे मान लो आप कोई अपने जैसे गौशाला से जुड़ जाए, कोई मंदिर के ट्रस्ट से जुड़ जाए, वो सब उनका कोई अध्यक्ष, कोई उपाध्यक्ष, ट्रेजरर, कुछ भी। तो चैरिटेबल एजुकेशनल, शैक्षणिक संस्थाएं, जैसे मैं कॉलेज से जुड़ा हुआ हूँ, स्कूल से जुड़ा हुआ, दोनों की कमेटी में हूँ, तो वो एक एजुकेशनल, वहां से कोई सैलरी नहीं मिलती, बस उनकी मीटिंग होती है तो मीटिंग में जाते हैं, तो वो एजुकेशनल, चैरिटेबल या नॉन कॉमर्शियल, और कोई इंस्टीट्यूशन अपने ये जो कहीं अपने पॉलिटिक्स से जुड़े हुए होते हैं, छात्र संगठन जुड़े हुए होते हैं, या कोई अपने सोशल क्लब है, इनसे जुड़ सकते हैं। ऑनरेडी होना चाहिए। मैं आपको बताऊं तो ICSI काउंसलर हूं 2009 से, अभी 12 साल हो गए। ICSI काउंसलर की मीन CS के बारे में ऑफिशियल कोई चीज की इंफॉर्मेशन दे दी हो तो उसके लिए अधिकृत, बच्चों को काउंसिल करना, सेमिनार जो उसके अंदर बताना, या जितना भी कोई ऑफिशियल अपने फॉर्मों का और का ट्रेनिंग का सारा काम होता है, उन सब के लिए। अब इसके लिए लेकिन CS इंस्टीट्यूट से क्या नहीं लेता? सैलरी नहीं लेता, क्योंकि आप लोगों को ऐसे नहीं कि बताने के लिए इंस्टीट्यूट मेरे को क्या देगा? सैलरी देगा, वो नहीं। अगला लिखो, अभी बड़ा है एक्टिंग, अगला लिखो, नहीं एक्टिंग रहने दो, ये पॉइंट तो अगला लिखो, टीचिंग असाइनमेंट, टीचिंग असाइनमेंट, टीचिंग असाइनमेंट अंडर द कोचिंग, टीचिंग असाइनमेंट अंडर द कोचिंग, under the coaching of ICSI, under the coaching of ICSI, ICAI, ICAI, ICMAI, ICMAI, universities, college, management institution, and such other organization, not exceeding any other organization not exceeding average 3 hours, not exceeding average 3 hours, और बोलते हैं HOUR, 3 hours in a day, in a day। देखो एक CS जो है वो टीचिंग भी करा सकता है, क्या लिखा हुआ है? CS तीनों के लिए ओपन है। देखो टीचिंग एक सबसे नोबल प्रोफेशन में से एक आता है, आप लोग इसको ये मत समझो। एक डॉक्टर को भी टीचिंग कराने की इजाजत होती है, आपको नहीं पता होगा ये बात। डॉक्टर होते हैं, ज्यादातर डॉक्टर बड़े जो होते हैं ना, वो मेडिकल जो कॉलेज होती है उसके प्रोफेसर होते हैं, मतलब वही लोग पढ़ा के आते हैं सुबह, और दोपहर बाद में आपको थिएटर में, मतलब ऑपरेशन थिएटर में मिलते हैं। वो पढ़ाई भी साथ में वो वही सिखाते हैं ना, अपने स्टूडेंट होते हैं उनको भी थिएटर में लाते हैं, लेकिन वो थिएटर में क्या दिखाते हैं? सर्जरी। तो ये इसमें भी अलाउ है कि अगर CS है वो टीचिंग असाइनमेंट दे सकता है, इसमें कोई कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, कोचिंग हो, जैसे ICSI खुद की कोचिंग ये चलाता है, उसकी खुद की कोचिंग हो, जहां जहां इनकी ब्रांचेज है ना वहां चलाता है, तो वो ICAI की इंस्टीट्यूट को भी पढ़ा सकता है, यहाँ पे अलाउ कर रहा है। CMA का कोई इंस्टीट्यूट हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई उसकी कोई ब्रांच को पढ़ा रहा हो, कोई कॉलेज को पढ़ा रहा हो, कोई एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ गया? प्राइवेट कोचिंग भी आ गई कि हम प्राइवेट कोई कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ ना लास्ट में,
लेकिन टाइम बता रखा है कि सर ज्यादा मत पढ़ाना। कितना? 3 घंटे एवरेज। ये चीज 3 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ा सकते टीचर। बहुत सारे अपने पीसीएस के ज्यादा पढ़ा रहे हैं। इस चीज को इंस्टीट्यूट मानता है कि भाई देखो, जो आदमी की जो इच्छा होगी वो करेगा, है ना। लोग पीएम और राष्ट्रपति बन के भी, आपको बताओ तो, रिटायर होने के बाद वो वापस टीचिंग में गए। पीएम प्रधानमंत्री बन के, राष्ट्रपति बन के, पीएम थे ना अपने, अभी है उनसे जस्ट पहले कौन थे? मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो अभी पढ़ा रहे। पढ़ाने का मीन डेली नहीं पढ़ाते, वो तो बहुत एज हो गए, लेकिन मीन एक विजिटिंग फैकल्टी रहते हैं कई बड़े अपनी यूनिवर्सिटीज की ओर की। अपने राष्ट्रपति रहे अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम, तो एपीजे कलाम, उन्होंने भी पढ़ाया बाद में भी रिटायरमेंट के बाद। गवर्नर रहे, अभी जो गवर्नर है अपने आरबीआई की, कौन है ध्यान हो तो? शक्तिकांत दास। इससे पहले कौन थे ध्यान हो तो? रघुराम राजन, ऐसे कुछ नाम था, वो टीचिंग करा रहे। मीन बहुत सारे लोगों को एक एक हॉबी मान सकते हो, शौक मान सकते हो, वो उसके तौर पे इस चीज को कभी भी लिया जा सकता है जिंदगी। और अभी ठीक है, कल पढ़ाते हैं। इसमें बात है पॉइंट, 2 ही पॉइंट से 2 लाइन, 2 ही लाइन है, छोटी छोटी लिख लो। एक तो लिखो, फटाफट लिखो, समझाऊंगा नहीं, ऐसे लिखो। हाँ लिखो, वैल्यूएशन ऑफ पेपर, वैल्यूएशन ऑफ पेपर। अरे वैल्यूएशन सुनो तो सही, वैल्यूएशन नहीं आता, VALU, वैल्यूएशन ऑफ पेपर, पेपर सेटअप, वैल्यूएशन ऑफ पेपर कॉमा पेपर सेटअप। पेपर सेटअप पेपर बनाने वाले को बोलते हैं, एग्जाम का पेपर। एग्जामिनर, एग्जामिनर, एग्जामिनर और मॉडरेटर, मॉडरेटर MODERATOR, मॉडरेटर फॉर एनी एग्जाम, फॉर एनी एग्जाम। वैल्यूएशन ऑफ पेपर का मतलब कॉपी चेक करने का काम कर सकता है टीचर, CS, और पेपर सेटर का मीन पेपर बनाने का काम, एग्जामिनर एग्जाम लेने का काम, मॉडरेटर पेपर को चेंज करने का, उसमें कुछ अमेंडमेंट करने का काम। अगला लिखो लास्ट, एक्टिंग एज एडिटर, एक्टिंग एज एडिटर ऑफ प्रोफेशनल जर्नल, एक्टिंग एज एडिटर ऑफ प्रोफेशनल जर्नल। जो प्रोफेशनल मैगजीन छपती है, जर्नल छपती है, उनका एडिटर का काम कर सकता है। और फाइनल लास्ट लिखो, एक्टिंग एज एडिटर ऑफ प्रोफेशनल जर्नल। लास्ट लिखो, डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। साथ ही साथ हम क्या बन सकते हैं? डायरेक्टर भी बन सकते हैं। बस हो गया। हाँ शेड्यूल ये पूरी पूरी नहीं हुई, अभी 10 क्लोज ही तो हुए। अब रहने दे, ज्यादा लालच मत दो।